लोगों का, सारे देशवासियों का है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिंदू धर्मस्थल को तोड़ा जा रहा है। भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनकी सभ्यता को नष्ट कीजिए, उनकी संस्कृति को नष्ट कीजिए, उनकी आस्था को समाप्त करिए। चाहिए कि भारत में ऐसी व्यवस्था ना हो, भारत में इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो। इसके लिए भारत के नागरिकों को स्वयं जागरूक करना होगा। उनको संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन मुझे अपने देश के संविधान पर, अपने देश की सरकारों पर और अपने देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमको, कोई धर्मांध व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, युवा हो, नेता हो, हम सभी को इस जुर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानवता का धर्म होता है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज इस प्राकृतिक की गोद में बांग्लादेश को लेकर महाचर्चा होगा, मंथन होगा इस विषय पर आज, क्योंकि जिस प्रकार से इतनी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से, कि आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से नारियों पर शोषण किया जा रहा है, घर को तोड़े जा रहे हैं और आज हिंदू खतरे में है। चर्चा का विषय ये भी बन चुका है, कहीं बांग्लादेश का हाल ऐसा भारत में ना हो जाए। आज भारत में इसी बात की सोच है, लोग सोच रहे हैं, भारत के लोग इसको लेकर, कि बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह मिल गया, लेकिन अगर यही हाल हिंदुस्तान में होगा तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को कौन पनाह देगा? वो अटलांटिक महासागर जाएंगे या हिंद महासागर जाएंगे या हिमालय पर्वत जाएंगे? कहाँ जाएंगे अगर यही हाल भारत देश में होता है? इसी सब को लेकर आज बस्ती के खास युवक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक जाना पहचाना नाम बस्ती का हमारे साथ शेखर गुप्ता जी मौजूद है, जो आज कई विगत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और कई विद्यार्थियों के जीवन बना चुके हैं। लेकिन आज इसी प्राकृतिक की गोद में बांग्लादेश को लेकर चर्चा होगा, जो महा चर्चा का विषय बन चुका है। बहुत बहुत आपका स्वागत है शेखर जी। धन्यवाद शंभुनाथ जी, आप सभी दर्शकों का आभार, नमस्कार। सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा आपसे कि भारत और बांग्लादेश का क्या रिश्ता है? देखिए, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता तो हमारा आज़ादी के पहले से है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि 1947 के पहले पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा ही थे, और 1971 की जंग में हम लोगों ने पाकिस्तान को हरा करके, पूर्वी पाकिस्तान काट करके बांग्लादेश का देश का नया जन्म दिया और उसको पूरे दुनिया ने मान्यता दिया। तो ये हमारा भारत का और बांग्लादेश का पौराणिक काल से रिश्ता है, आज़ादी के पहले से रिश्ता, और अभी भी हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है कि भारत की कोख में जन्मा हुआ है बांग्लादेश। जी हाँ, भारत से ही, भारत का ही अंग है, भारत की ही भूमि से निकला हुआ एक अंग है बांग्लादेश, और ये हमारा पड़ोसी देश है। और वहाँ पे जो जो हो रहे हैं उसको देख करके मन बड़ा द्रवित हो उठता है। शेखर जी, जिस तरीके से बांग्लादेश की तस्वीरें आ रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, नारी के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी संकट आ चुका है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? जो मीडिया में, समाचार पत्रों में और प्रिंट मीडिया में देख करके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख करके मन हमारा बड़ा द्रवित होता है। और हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का, सारे देशवासियों का है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिंदू धर्मस्थल को तोड़ा जा रहा है। वास्तव में ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं है, ये उनकी संस्कृति के ऊपर हमला है, ये उनकी सोच के ऊपर हमला है, ये उनकी आस्था के ऊपर हमला है, क्योंकि यह एक सोच काम कर रही है। यह बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। शेख हसीना तो सिर्फ एक कहा जा सकता है कि एक सामने एक मोहरा बना के काम कर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, जिससे कि वहाँ पे एक अन्य विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ जड़ें जमा चुके और जड़ें जमा
जमा ले और भविष्य में भारत को हानि पहुंचा सके। अब इसमें मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे देश है, अंतर्राष्ट्रीय देश है, जो कि इस मामले में रहे। यह सिर्फ हिंदुओं पे हमला नहीं है, हिंदुओं की सोच पर प्रहार है, हिंदुओं की संस्कृति पर प्रहार है। क्योंकि अगर सिर्फ ये हिंदू महिलाओं पुरुषों के ऊपर हमला होता तो सिर्फ उनको प्रताड़ित किया जाता है। जैसा कि हम लोग मीडिया में देख रहे हैं कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अरे उनसे दुश्मनी है तो आप उनको प्रताड़ित करिए, उनके धर्म स्थलों को, उनके बच्चों, उन बच्चों ने क्या किया है जिसके ऊपर आप इतना जुल्म कर रहे हैं। मानो मानो में लड़ाई हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ईश्वर से क्यों इतनी बड़ी रंजिश? ईश्वर से रंजिश नहीं है, वास्तव में यह रंजिश है एक सोच, एक संस्कृति, एक सभ्यता पे। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि आज़ादी के पहले, अंग्रेजों के आने से पहले या विगत काल में भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनकी सभ्यता को नष्ट कीजिए, उनकी संस्कृति को नष्ट कीजिए, उनकी आस्था को समाप्त करिए। क्योंकि मनुष्य समाप्त हो जाएगा तो उससे कुछ भी समाधान नहीं होगा। जब तक उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकता। और यही पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। शिखर जी, एक बात हमारे मन में आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में इस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं सामने, क्या भारत का भी हो सकता है? क्योंकि ये चर्चा का विषय बन चुका है भारत में। ये चर्चा का विषय तो जरूर है, लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भारत में एकता में ही अनेकता है। हालांकि भारत की जो सरकारें हैं इसके ऊपर एक गंभीर सोच उनको रखना चाहिए, गंभीर निर्णय लेना चाहिए कि भारत में ऐसी व्यवस्था ना हो, भारत में इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो। इसके लिए भारत के नागरिकों को स्वयं जागरूक करना होगा, उनको जागृत करना होगा और उनको अपने आप में आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसे किसी भी घटना को रोका जा सके। हालांकि भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आज नहीं होगा, 10 साल बाद नहीं होगा। हो सकता है कि आगे आने वाले 40-50 साल में ये हो भी सकता है। क्योंकि जो जो चीज़ें कभी नहीं सोची गई थी वो सारी चीज़ें अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। जो बांग्लादेश में जिस तरीके से घटना हुई है, माना जा रहा है कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है और इस कारण ये हालात वहाँ पर बन चुके हैं। कि निष्पक्ष चुनाव हुआ कि नहीं हुआ इस विषय में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चुनी गई सरकार थी और इस चुनी गई सरकार का तख्ता पलट किया गया। अब यह तख्ता पलट सेना के द्वारा हुआ है या इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शामिल है। कहा तो जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक आरक्षण को की जो 1971 में जो शहीद हुए थे, जो युद्ध पीड़ित थे या युद्ध में शहीद हुए थे, उनके बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक कहने को ढकोसला है कि उनके आरक्षण के नाम पे ये आंदोलन हुआ। ये तो एक दिखावे के लिए, अगर सिर्फ उस आंदोलन के नाम पे ये विद्रोह हुआ होता तो यह विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ नहीं हुआ था, या विद्रोह जो बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान है उनके खिलाफ नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोग प्रिंट मीडिया में भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के संस्थापक है उनकी भी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्मस्थलों को भी तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। तो यह सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट नहीं है, या तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया शेख हसीना को कि उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। वास्तव में यह विद्रोह उनको सामने रख के अन्य बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल है। उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसमें कि भारत के साथ में अन्य सभी पड़ोसी देशों को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर भारत में इन फ्यूचर अगर होने को तैयार है तो क्या भारत को किस तरीके से ठोस कदम लेना चाहिए ताकि ऐसी भयावह स्थिति भारत में ना हो, हिंदुस्तान की जनता भुक्तभोगी ना हो इस चीज को लेकर? देखिए, भारत के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि भारत में निष्पक्ष सरकार भी होनी चाहिए, निष्पक्ष विपक्ष नहीं, लेकिन चर्चा ये भी है कि भारत में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है जी। ये ईवीएम को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब ईवीएम को लेकर के तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब सरकारें जीतती हैं, जब विपक्ष की सरकारें जीतती हैं तो ईवीएम निष्पक्ष होता है, जब पक्ष की सरकारें जीतती हैं तो ईवीएम निष्पक्ष हो जाता है। इसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप लोग विपक्षी दल भी कह रहे हैं अगर क्या नाम, अगर मोदी सरकार हार भी जाती है तो तब भी मुझे ईवीएम पर यकीन नहीं होगा, ऐसा सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आता है। जी, मैं किसी की टिप्पणी पे, किसी के भी द्वारा कही गई बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन मुझे अपने देश के संविधान पर, अपने देश की सरकारों पर और अपने देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमको पूरा विश्वास है। कौन सा नेता क्या करे इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार ने भी निशाना साधा है विपक्ष को कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात हैं विपक्ष भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि यह समय राजनीति का नहीं है कि योगी जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा या किसी ने क्या कहा। यह समय है कि जब पूरी दुनिया में अन्य किसी समुदाय के ऊपर हिंसा हो रही होती है, हमला हो रहा था, जुल्म होता है, तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं
और आंदोलन चलाते हैं। लेकिन ऐसा आज भारत में क्या हुआ है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है तो कोई भी एक सुर भी नहीं निकाल रहा, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। हमें लगता है कि इस पर सोचने का विषय है कि यह सिर्फ अगर दुनिया में अन्य समुदाय को विरोध के खिलाफ अगर आंदोलन होते हैं, उनके खिलाफ कैंपेनिंग चलाया जाता है, तो अगर आज हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए और उनकी सहायता हम लोगों को करना चाहिए। और भारत सरकार से ये हमारी मांग है कि इस पे एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और वहाँ के जो भी नागरिक है उनको मदद करनी चाहिए। कई कथावाचक भी मैं नाम लेना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री का, जो हिंदू राष्ट्र घोषित किया करते हैं। उनका मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन कई लोग उनका विरोध भी उन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हालात बने हैं, जो अत्याचार हुए हैं, तो क्या आज हिंदुओं को समझ में आ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री की बात? क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देंगे? मुझे लगता है कि यह समय कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इसके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह समय है कि मानवता के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ सभी देशवासियों को एकजुट होकर खड़े होने चाहिए। चाहे वो कोई कथावाचक हो, चाहे कोई धर्मार्थ व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, युवा हो, नेता हो, हम सभी को इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानवता का धर्म होता है। शेखर जी, लगातार इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है। बांग्लादेश जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों को हिंदुओं को भारत देश में पनाह दे रहा है, क्या लगता है आपको? क्या भारत उचित निर्णय लिया है? देखिए, भारत का तो ये संस्कृति है कि जो शरण में आए उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कब तक? आज़ादी के बाद से या 1971 के वार के बाद से ही बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में शरण लिए हुए हैं। सिर्फ शरण देने से उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी भारत में आ रही है तो उनके रहने का, खाने का, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत खुद ही अपनी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से पार पहुंच चुका है। तो अगर उन लोगों को हम लोग शरण देंगे, शरण देने में कोई बुराई नहीं, कुछ दिन तक शरण देना हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भारत की संस्कृति है और भारत का धर्म है। लेकिन आखिर कब तक उनके रहने का, खाने का, रोजगार का कैसे व्यवस्था किया जाएगा? जो भी इसका भार पड़ेगा वो भारतवासियों के ऊपर ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आएगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा का आएगा। उससे निपटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो शरण तो दिया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका एक अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से घटना घटी है, क्या लगता है आपको? ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई मुख्य कारण आप बता सकते हैं? देखिए, अभी जो मुख्य कारण समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला वो कि शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन चलाया था। और ये आंदोलन जो चला था 1971 के वार में जो शामिल हैं उनके परिवारजनों को आरक्षण दिया जा रहा था। तो यह एक छात्र आंदोलन से शुरू हुआ आंदोलन आज इतना आंदोलन तो हुआ, तख्ता पलट हुआ, लेकिन यह सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ आज यह हिंसा भड़क चुकी है। तो हम भारत सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इसके खिलाफ एक ठोस कदम उठाए और एक उचित उपाय किया जा सके। विपक्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह समय मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात यहाँ पर है इंसानियत की, मानवता की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी होता है तो वहाँ पे जाति धर्म से ऊपर की चीज़ें लागू होती हैं। तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। पक्ष से सरकार के ओर से भी सरकार के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, विपक्ष के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के इस मामले पर राजनीति मत करिए। जो मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको सहायता पहुँचाइए। तो दर्शकों, आज आपने देखा हमारे साथ बस्ती के एक जाने माने शिक्षक जो कई विद्यार्थियों के जीवन बना चुके हैं। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। आज इन्होंने विशेष जानकारी दी। आज इस प्राकृतिक की गोद में बांग्लादेश को लेकर विशेष चर्चा हुआ, मंथन हुआ, गहन हुआ। आखिर क्या क्या मुख्य कारण थे, तमाम सारी चीज़ों को लेकर आज खास लोगों से खास मुलाकात हुआ और खास वार्ता हुआ। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात ठीक ऐसे ही अपडेट के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।